नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन के एक ऐसे रहस्यमय अणु के ऊपर जिसे हम डीएनए कहते हैं। यदि बात किया जाए डीएनए की, तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का रंग कैसा होगा, उस बच्चे की हाइट कितनी होगी, उस बच्चे के अंदर कैसी पर्सनालिटी होगी, ये सभी डेटा भी डीएनए के अंदर सुरक्षित रहता है। और यदि बात किया जाए डीएनए की, तो इसको हम अपनी आंखों से डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत ही छोटा होता है और आपके हर सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए को अगर एक सीधा कर दिया जाए तो ये लगभग 6 फीट के आसपास होता है और 99% डीएनए हर एक व्यक्ति के अंदर समान होते हैं, बस थोड़ा सा ही उनके अंदर डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि डीएनए कैसा होता है, इसकी क्या संरचना होती है और भी काफी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और यह 4 अक्षरों से बना होता है, ए, टी, जी और सी। ये अक्षर वास्तव में न्यूक्लियोटाइड्स को दर्शाते हैं। जहां पे बात करें तो ए का मतलब होता है एडेनिन होता है, टी का मतलब होता है थायमिन होता है, जी का मतलब होता है गुआनिन होता है और सी का मतलब होता है साइटोसिन होता है। अर्थात तो हमारा डीएनए जो है 4 लेटरों से मिलकर बना है जो कि ए, टी, जी, सी के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो डीएनए में जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स एक विशेष क्रम में जुड़े होते हैं और दोहरी हेलिक्स संरचना बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड का क्रम देखा जाए तो यहाँ पे ATGC होता है, जहाँ पे जो होते हैं दूसरी स्ट्रैंड अगर क्रम देखेंगे तो वहाँ पे TACG होगा, जो कि ये दर्शाता है कि A जो होता है हमेशा T से और G जो हमेशा C से जुड़ता है। इस प्रकार डीएनए की संरचना में 4 अक्षर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित करते हैं। यहाँ पे एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीएनए कहाँ मिलता है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना दिए हैं कि सेल क्या होती है, सेल की संरचना कैसी होती है और सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे अंग पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है। इनके वीडियो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे दोनों मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। और एक अमेजिंग फैक्ट है कि 3 बिलियन बेस पेयर्स आपके जीनोम्स में यानी 3 बिलियन लेटर का इंस्ट्रक्शन बुक होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि डीएनए की कैसे खोज हुई, खोज में कौन कौन से वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना क्या महत्व दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसको फोटो 51 के नाम से जाना जाता है, जो कि गेम चेंजर की एक कहानी है। तो यहाँ पे रोजेलिंड फ्रैंकलिन जो थे का फोटो 51 इस एक जो होता है ये एक एकल एक्सरे फोटोग्राफ है जो कि डीएनए की संरचना को उजागर करता है। महत्व की बात करें तो फोटो 51 ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि उदाहरण से समझें तो इसे एक खाका माने अर्थात एक कागज के तरीके से मान सकते हैं, जैसे एक इमारत का ब्लूप्रिंट होता है या डीएनए की जटिल संरचना का एक सटीक चित्रण प्रदर्शित करता है। अर्थात ये जो फोटो 59 है ये बहुत ही अच्छी खोज थी जिसको जो है रोजेलिंड फ्रैंकलिन ने किया था, जो कि फोटो है इन्होंने लिया और इसकी सहायता से जटिल संरचना का यहाँ पे सटीक जानकारी मिल रही थी। अगर इसके हम प्रभाव की बात करें तो इस खोज ने जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान की दिशा बदल दी, जिससे नई वैज्ञानिक प्रगति की राह प्रस्तावित हो चुकी। अगर बात करें फोटो 59 ने तो यह दिखाया कि कैसे एक तस्वीर विज्ञान की धारणाओं को बदल सकती है और हमारे समझने के तरीकों को नए तरीके से कैसे परिभाषित कर सकती है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए मॉडल का निर्माण हुआ। वाटसन और क्रिक जो कि 2 वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए की संरचना को समझने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने मॉडल का एक निर्माण किया जो कि असाधारण सामग्रियों का उपयोग करके किया था। उन्होंने कागज के कटआउट और धातु के टुकड़े का उपयोग किया ताकि वे डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को सही ढंग से प्रदर्शित कर सके।
अगर बात करें डीएनए मॉडल का निर्माण की प्रक्रिया, तो कागज के कटआउट, ये कटआउट डीएनए के विभिन्न घटकों जैसे कि आधार जोड़े, शर्करा और फास्फेट को प्रदर्शित करते थे। धातु के टुकड़े जो थे, ये धातु के टुकड़े संरचना को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए थे। यह मॉडल कैसे महत्वपूर्ण था अगर बात करें, तो दृश्यात्मक अर्थात इसको देखकर ये समझा जा सकता था कि इस मॉडल ने वैज्ञानिकों को डीएनए की जटिल संरचना को बेहतर तरीके से समझने में मदद दी। अनुसंधान में योगदान मिला क्योंकि इसने जैविक अनुसंधान की दिशा को बदल दिया और आनुवंशिकी विज्ञान में नई खोजों का मार्ग प्रस्तावित किया। तो वाटसन और क्रिक का यह प्रयास वैज्ञानिक जगत में एक मील का पत्थर साबित हुआ और डीएनए की संरचना को समझने में एक अग्रणी भूमिका निभाई। क्या होती है था डबल हेलिक्स क्या होती है, इस पे हम बात करें तो डबल हेलिक्स की अगर संरचना की बात किया जाए तो डबल हेलिक्स संरचना डीएनए की एक अनूठी और जटिल व्यवस्था है जो इसे विशिष्ट रूप से कार्यात्मक बनाती है। इसे अक्सर ट्विस्टेड लैडर या मुड़ी हुई सीढ़ी के रूप में वर्णित किया जाता है। मुड़ी हुई सीढ़ी की संरचना की अगर बात करें तो इसमें फास्फेट और शुगर बैकबोन अर्थात डीएनए के बाहरी किनारों पर फास्फेट होता है और शुगर अणुओं की श्रृंखला होती है या बैकबोन सीढ़ी के साइड के रेल्स की तरह होती है। अगर बात करें नाइट्रोजन बेस की तो सीढ़ी के रंग होते हैं जो नाइट्रोजन बेस से बनते हैं। ये एडेनिन अर्थात ए, थाइमिन अर्थात टी, ग्वानिन अर्थात जी और साइटोसिन अर्थात सी होते हैं। बेस पेयरिंग की अगर बात करें तो बेस एक दूसरे के साथ पेयर होते हैं। ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ पेयर होता है। यह पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें हेलिकल ट्विस्ट अर्थात ये हेलिक्स जो घूमती है तो यह पूरी संरचना एक हेलिक्स के रूप में मुड़ी हुई होती है जो उसे स्थिरता प्रदान करती है और जानकारी को प्रभावी ढंग से संग्रहित करने में सक्षम बनाती है। तो यह डबल हेलिक्स संरचना न केवल डीएनए की स्थिरता को सुनिश्चित करती है जबकि यह जानकारी के सटीक डुप्लीकेशन और ट्रांसमिशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप इसको विजुअलाइजेशन से समझना चाहें तो कल्पना करें कि एक मुड़ी हुई रस्सी की सीढ़ी जहां रस्सियां शर्करा, फास्फेट और बैकबोन को निर्धारित करती हैं और सीढ़ियां बेस पेयर्स अर्थात ATGC को निर्धारित करती हैं। एक यहाँ पे माइंड ब्लोइंग यहाँ पे फैक्ट है कि डीएनए की विड्थ लगभग सिर्फ 2.5 नैनोमीटर होती है जो कि हमारे बालों के हेयर से लगभग 2500 अर्थात 25,000 गुना पतला होता है। आप समझ सकते हैं हमारा बाल भी इतना ऑलरेडी पतला है, उससे भी 25,000 गुना पतला होता है डीएनए। अब यहाँ पे कुछ अमेजिंग फैक्ट हैं अर्थात तो यहाँ पे एक सेल का जो डीएनए होता है वो लगभग 6 फीट लंबा होता है, यानी एवरेज पर्सन से भी काफी लंबा होता है। अगर बात करें टोटल डीएनए की बॉडी की तो लगभग 37 ट्रिलियन सेल होती हैं और हर एक सेल के अंदर 6 यहाँ पे फीट का एक डीएनए पाया जाएगा जो कि अगर देखा जाए टोटल लंबाई तो सन से प्लूटो तक 17 राउंड की यहाँ पे आप हिस्ट्री बना सकते हैं। वहीं पे 99% जो होता है डीएनए सभी ह्यूमन में आइडेंटिकल होते हैं लेकिन सिर्फ 0.1 का डिफरेंस होता है। और अगर बात करें तो एनिमल कंपैरिजन में तो जो हमारे चिंपांजीज थे उनके अंदर 99% सिमिलर थे और बनानास जो होते हैं उनके अंदर लगभग था केला जो होता है उनके लगभग अंदर जो होते हैं 50% जीन्स जो होते हैं वो सिमिलर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें कंक्लूजन की तो आज हमने समझा कि 6 मिनट के अंदर लगभग कि डीएनए क्या होता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए के अंदर 4 लेटर्स क्या होते हैं और 1953 में डबल हेलिक्स की डिस्कवरी कैसे की गई। 99% डीएनए सभी में सेम होते हैं। और लास्ट में यहाँ पे अगर हम बात करें माइंड ब्लोइंग एक फैक्ट है कि डीएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता या डिसाइड करता है कि आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं और क्या बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।